नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन मुद्दों पर बहस करते हैं जिन मुद्दों का सीधा सीधा समाज से ताल्लुक़ होता है। समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं होती है, समाज में कई प्रकार की समस्याएं होती है। उन सब विषयों पर हम इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हैं। आज जो विषय हम चर्चा के लिए लेकर आए हैं वो है बालिकाओं के जन्म पर माताओं को प्रताड़ित किया जाता है। अब जन्म मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। क्या जन्म होगा, पुत्र होगा पुत्री होगा, ये कोई बता नहीं सकता। लेकिन बालिकाओं का जन्म जब होता है तो माताओं को प्रताड़ना दी जाती है, कई बार उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस की अंजू सिंह बघेल जी जुड़ी हुई हैं और मेहमान हमारे जो जैसे जुड़ते जाएंगे मैं आपका परिचय कराता जाऊंगा और उनसे चर्चा करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं अंजू सिंह जी के पास आना चाहता हूं। अंजू सिंह जी, ये जो कुप्रथा एक समाज में जो चल रही है कि बालिका की का जन्म जब होता है तो माताओं को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और कई जगह अलग अलग प्रकार से उनको प्रताड़ना दी जाती है। और पहली बेटी, दूसरी बेटी, कई मान लो तीसरी बेटी हो गई तो फिर उनको समाज से ऐसा कर दिया जाता है कि जैसे सारी गलती उन्हीं की है। तो इसका क्या कहेंगे आप इस बारे में? राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज का वो विषय उठाया है जिसमें आज से नहीं लंबे समय से चर्चाएं होती चली आ रही हैं, लेकिन निराकरण पूर्णतः नहीं हो पाता। उसका मुख्य कारण जो मेरी समझ में आता है वो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो समाज में ये जागरूकता पूर्णतः आना आवश्यक है। जब तक पुरुषों के दिमाग में ये बात अच्छे से नहीं बैठ जाएगी कि बेटे और बेटी के जन्म में कोई भेद नहीं होना चाहिए, जब तक महिलाओं के दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी। तो सबसे पहले इसके लिए पुरुष को सामने आना होगा। परिवार के पुरुष यदि ये ठान लें कि हमारे घर में बेटे का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, दोनों हमें समान रूप से स्वीकार हैं। जिन परिवारों ने में पुरुषों ने इस बात में आगे आके कदम उठाया है वो निश्चित तौर पे आज सफल हैं और उनके बेटियां निश्चित तौर पर प्रगति कर रही हैं। दूसरा, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे तबके में, सामान्य मध्यम वर्ग में ये एक बड़ी समस्या आज भी है। और यदि हम बेटी के जन्म को नकारते हैं और बेटे के जन्म को स्वीकार करते हैं तो आप ये सोचिए कि समाज में ये लिंग भेद कितना बड़ा अंतर पैदा करेगा। एक दिन ऐसा होगा कि हम बेटियों को प्रताड़ित करते जाएंगे तो हम बहुएं कहाँ से लाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे बीच में पैदा हो रहा है और होगा। दूसरी बात है, जो भी सरकार सत्ता में होती है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, प्रदेश में है, देश में नेतृत्व कर रही है, अनेक प्रदेशों में नेतृत्व कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार को कानूनन तौर पर इस बात के लिए बहुत मजबूती से कदम उठाना चाहिए और जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून है उनमें किसी भी प्रकार की कोई लूपहोल या कोई कमी नहीं होना चाहिए। यदि कानून में जरा भी कहीं से ढिलाई होगी तो हम ऐसे दरिंदों को या ऐसे परिवारों को जिनमें प्रताड़ना की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि वो महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई है या उसने समाज को छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है, या उस पर किसी प्रकार की प्रताड़ना इस प्रकार से बढ़ गई है कि उसे ना ही उसके मायके पक्ष के लोग सहारा दे पा रहे हैं और ना ही उसे ससुराल से कोई सहारा मिल पा रहा है। तो ऐसी महिलाएं कहाँ जाएंगी? यदि सरकार के द्वारा जो भी संचालित, चाहे महिला बाल विकास के कार्यालय हों, वन स्टॉप कार्यालय हों, पुलिस का परिवार परामर्श केंद्र हो, इनको इतना मजबूत करना चाहिए और समय समय पे इनकी समीक्षा करनी चाहिए कि यदि कोई घटना घटती है तो सरकार ने तत्वरित उस पर क्या कार्यवाही करी। ये ठीक है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण वीडियो के माध्यम से हम अपनी बातों को वायरल करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये कोई ऐसा आधार स्तंभ नहीं है। आधार स्तंभ बनाने के लिए सरकार को कानूनन
बहुत मजबूती लानी होगी, अपने कार्यक्रमों में समीक्षा करनी होगी और हमारे बैठे हुए राजनेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सुरक्षा प्रदान की है या हमने महिलाओं के लिए आज ये घोषणा की है, मुझे लगता है ऐसी थोथी घोषणाएं से ये समस्या हल नहीं हो सकती। और ये एक दिन की समस्या नहीं है, एक वर्ष की समस्या नहीं है, ये पूरे एक युग की समस्या है। और इस युग की समस्या से निपटने के लिए परिवार के पुरुषों को बहुत आगे उठना होगा, उनकी सोच को बहुत ऊपर उठाना होगा। इस भेद को मिटाने में उनसे बड़ा सहायक कोई नहीं हो सकता। मैं ऐसा समझता हूँ अंजू जी कि ये जो समस्या है इसकी जड़ में पुरुषों का अशिक्षित होना ज़्यादा मायने रखता है बजाय महिलाओं के, क्योंकि पुरुष यदि शिक्षा प्राप्त है तो वो ये चीज़ समझेगा कि इसमें बेटी के जन्म में माता का कोई कारण नहीं है, कि माता ये चाहती है कि मेरे यहाँ बेटी का जन्म हो। बेटा, हर कोई बेटा चाहता है, लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि यदि बेटियां ही जन्म नहीं लेंगी तो बहू कहाँ से लाएंगी। तो ये जो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्लोगन दे करके और ये जो किया है, इसका कितना प्रभाव, कितना असर हम अभी देख पा रहे हैं। क्या अभी भी जो है वो कन्या भ्रूण हत्या या कन्या के जन्म लेने पर हत्या, ये अभी भी प्रदेश में जो है कम हुई नहीं है। इनकी खबरें जो है वो हमको पढ़ने को मिलती रहती हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत सही बात आपने कही है कि पुरुषों का शिक्षित होना अति आवश्यक है इस क्षेत्र में। और ये जो जेनेटिकल क्रोमोसोमल हमारी संरचना है उसमें पुरुष ही सहभागी होता है जन्म के लिए। तो बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ जो आंदोलन सरकार के द्वारा जो नारा दिया जाता है, इसके संबंध में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी को किससे बचाना है और बेटी को पढ़ा के हमें कहाँ ले जाना है। ये यदि दोनों प्रश्न हमारे आगे मतलब खड़े होते हैं तो बेटी को तो हमें समाज में उनसे बचाना है जो बेटी के विरोध में बात करते हैं। तो बेटी के विरोध में कौन बात करते हैं? या तो उस परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बात करती हैं या उस परिवार का मुखिया बात करता है कि भाई बेटी के जन्म होने पर उसे एक निराशा की भावना आ जाती है, उसे लगता है ये हमारे ऊपर भार बन गया है। और यदि पुत्र का जन्म होता है तो घर के पुरुष ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हमारा वंश चलाने के लिए हमें और हमारी आगे की देखभाल करने के लिए हमें एक उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो ये उत्तराधिकारी मिला है आपको, इसका वंश चलाने के लिए भी तो किसी की बेटी आएगी आपके घर में। तो आप अपनी बेटी को इतना अबला, असहाय, निर्बल और भार क्यों समझ रहे हैं? यदि आपको अपने उत्तराधिकारी से वंश चलाना है या उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको किसी की बेटी लेके आनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि परिवार के मुखिया को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को बेटियों का सम्मान करना चाहिए। ये हम 50% हैं, हर जगह 50% की हिस्सेदारी है, 50% है। हालांकि वास्तव में ये संख्या 50% नहीं है। जो बेटियों का जन्म जो है, आंकड़े हैं जो बताते हैं वो कम है जी। खैर ठीक है, लिंग अनुपात के अनुसार ये आंकड़े भिन्न है, परंतु हिस्सेदारी 50% है समाज की संरचना के लिए। बिल्कुल एक महिला एक पुरुष के द्वारा ही समाज की संरचना होती है ना, तो उसमें हमारी 50% हिस्सेदारी है। बिल्कुल। हमारे साथ भावना शुक्ला जी जो जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भावना जी, बेटियों के जन्म के ऊपर चर्चा चल रही है कि बेटियों के जन्म के लिए जो महिलाएं को ही दोषी माना जाता है और उन महिलाओं को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसी स्थिति जब निर्मित होती है तो उस समाज को, इस कुरीति को हम समाज में ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इस बारे में? आपका क्या अभिमत है आपका? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि आज़ादी के हम 70 साल मनाने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी आज हमें बेटी बचाओ की बात करनी पड़ रही है।
इसका मतलब है हम इतने सालों में जहां तक हमें जिस पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच सके। और इसके लिए हर चीज जिम्मेदार है, जैसे कि अभी आपकी चर्चा में सुन रही थी और बहुत ही कारगर और सही दिशा में जा रही थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम समाज में बेटी को क्या ऐसा माहौल दे पा रहे हैं कि लोग आगे बढ़कर ये चाहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ बेटी पैदा हो। निश्चित तौर पे अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए महिलाओं को दोषी माना जाता है। और ये बहुत दुख की बात है, इतना शिक्षा का प्रसार होने के बावजूद, तकनीकी रूप से हम इतने विकसित होने का दावा करते हैं, फिर भी आज उसी सोच से ग्रस्त हैं। ये बात तक अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि अगर बेटा हो या बेटी, उसके लिए क्रोमोसोम या जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो भी वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध हो चुका है कि पुरुष ही जिम्मेदार रहता है। और उसके बाद में जब दूसरी बात आती है कानूनी प्रक्रिया के, तो आज भी भले कानून घरेलू हिंसा की बात हो, दहेज प्रताड़ना की बात हो, या भ्रूण हत्या की बात हो, हर तरह के मामले हो, लेकिन एग्जीक्यूशन पे कुछ भी नहीं होता है। आप महिला थानों की स्थिति जाकर देख लीजिए। जब महिला वहां पर या पीड़िता अपनी दर्ज कराने जाती है पीड़ा, तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। और दुख की बात ये होती है कि कई बार महिला कांस्टेबल का व्यवहार बहुत ज्यादा दुखद पूर्ण रहता है। मैं कई बार स्टोरी करने गई हूँ, इंदौर के थाने में गई हूँ, महिला थाने में, और मैंने देखा है वहां पे कांस्टेबल किस लिहाज से और कितना डिस्करेज करती है उस महिला को, और उसके बाद में वो इस तरह से प्रताड़ित करती है कि वो खुद अपनी जो शिकायत लेकर आई है उससे वापस कर ले। तो बिल्कुल। इससे ज्यादा दुख की बात कुछ भी नहीं होती है। तो भले हम प्रशासन ही शासन जो की दृष्टि से है, कितने ही कानून बना हाँ, दें, लेकिन प्रशासन उसका अमली जामा हम कैसे प्रशासन का पहना रहे सहयोग हैं, नहीं मिल पाता ये है। ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्कुल। है। हाँ, प्रशासन का सहयोग उचित रूप से नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार की एक घटना इटारसी में, पुरानी इटारसी में हुई है कि एक महिला ने बेटी को जन्म दिया, उसको सास ने, ससुर ने, पति ने, सबने प्रताड़ित किया। किसी के हस्तक्षेप से उसको जो है वो फिर रख लिया गया और समझौता जैसा करा दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर वो उनके घर में कलह हुआ और उसको आखिर उस महिला को घर से निकाल दिया। अब बरसते पानी में उस महिला को बाहर निकाला और किसी ने डायल 100 बुला करके और उसको पुलिस थाने पहुंचाया, तो थाने में भी उसकी बात जो है नहीं सुनी गई और उसको वहां से भगा दिया। अब वो अपनी बेटी को लेकर के और बैठी रही। किसी ने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ। तब महिला एवं बाल विकास विभाग की कोई टीम सक्रिय हुई और फिर उसकी रिपोर्ट लिखी। अभी तक जो है वो लोग पकड़े नहीं गए हैं। तो ये जो स्थिति है, इसको अपन क्या कहेंगे अंजू सिंह जी? आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एक घटना है ये आपके नॉलेज में आ गई, पत्रकार पेपर्स के माध्यम से आपके उसमें आ गई है। ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में। कई घटनाएं प्रकाशित ही नहीं हो पाती और हमारी जानकारी तक नहीं आ पाती, परंतु वो थाने में जाते हैं, अपना रिपोर्ट लिखाने का प्रयास करते हैं और अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन वही मैंने आपसे कहा ना कि सरकार ने, वर्तमान में जो भी सरकार है, आज तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं मामा बने बैठे हुए हैं बच्चों के, तो जो भी वर्तमान सरकार है, मुझे लगता है कि जितने भी उन्होंने कानून बनाए हैं, जितने भी उन्होंने सेंटर खोले हैं, महिला पुलिस थाना खोला है, घरेलू हिंसा के खिलाफ जो भी कानून है, उन सब में उनकी बार बार समीक्षा की जानी चाहिए। उनकी समीक्षा मुझे लगता है कि माह के अनुसार की जानी चाहिए। प्रत्येक माह में समीक्षा की जानी चाहिए कि कितने केस दर्ज हुए और कितना निराकरण हुआ, और केस दर्ज नहीं हुए तो क्यों दर्ज नहीं हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम उस प्रताड़ित महिला को तो नहीं कह सकते कि वो जवाबदार है, उसके उस परिवार को भी नहीं कह सकते जिसने उसे रोकने की कोशिश की होगी। इसमें निश्चित तौर पर शासन का बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, शासन को बहुत बड़ी मानवीयता दिखानी चाहिए, और ये कोई छोटी घटना नहीं है कि जिसे हम टाल दें। यदि जिस दिन प्रशासन चेत जाएगा और अपनी इन घटनाओं के ऊपर मजबूती से एक्शन लेगा, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इन घटनाओं में कमी आएगी। क्योंकि शिक्षा और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन
इसका अमली जामा पहनाना जो है, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदया ने कहा, अमली जामा पहनाना जरूरी है और उस अमली जामा के लिए जरूरी है कि प्रशासन का उन सभी संस्थाओं को हिदायत देना आवश्यक है जो इस संदर्भ में बनाई गई हैं और जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो पुलिस परामर्श केंद्र हो, चाहे आपका वन स्टॉप सखी सेंटर हो, महिला बाल विकास विभाग हो, महिला पुलिस हो, सबको मुस्तैदी के साथ इस पर कार्य करना चाहिए। देखिए अंजू जी, में आपने जो बात बताई उसमें कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन दिक्कत आती है कानूनों के अमल में। कानून को अमल करने के लिए, अमल में लाने के लिए, क्या वो इटारसी वाली घटना की यदि हम बात करें तो जो थाने में जो लोग बैठे थे उनको उस महिला की बात को धैर्यपूर्वक सुन करके और कार्रवाई नहीं करना चाहिए। कोई महिला जबरन तो आकर के बरसते पानी में अपने छोटे नवजात बेटी को लेकर के और वहाँ जाएगी नहीं, और यदि गई भी है तो आप कम से कम उसकी रिपोर्ट दर्ज करके उसके घर जा कर के और बात कर सकते थे। तो ये अमली जामा जब तक पहनाने के लिए जो नीचे का अमला ठीक नहीं होगा तब तक कोई कार्रवाई किस प्रकार से की जा सकेगी, इसमें संदेह है। अभी हमारे साथ सरिता देशपांडे जी जो बीजेपी की नेत्री है वो जुड़ी हैं, उनसे भी मैं उनके पास आकर के और चर्चा करना चाहता हूँ कि ये महिलाओं को जो बेटी के जन्म पर दोषी ठहराया जाता है और एक नारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये कहीं न कहीं हमको ऐसा नज़र आता जा रहा है कि कहीं इसकी कमी तो नहीं हो रही है, इसके प्रचार प्रसार में कमी हो रही है, या इसके जो है कोई इसको लागू करने में कोई कमी हो रही है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ना तो प्रचार प्रसार में कमी है, ना सरकार की मंशा में कमी है। जी। बेटियों को बचाया जाए, इसके लिए सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई गई, लोगों को उसका लाभ भी मिला, लेकिन घटनाओं में कमी नहीं आ रही, ये सच है। कानून व्यवस्था भी अपने आप में मुस्तैदी से उसका पालन कर रही है, लेकिन उसके बाद में भी लोगों के मन में बेटियों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घटनाएं होती हैं, जो बच्चियों को या महिलाओं को घर से बाहर कर दिया जाता है, ये पारिवारिक झगड़े कुछ और रूप के होते हैं और वो सारे के सारे उन बेटियों पर उतर जाते हैं और बेटियों को उस नफ़रत की नज़र से देखना शुरू कर दिया जाता है जैसे कि वो उनके ऊपर बोझ हैं, भार हैं। दरअसल समाज में बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। जब तक के समाज नहीं उठ खड़ा होगा, जब तक महिलाएं उठ कर के नहीं खड़ी होंगी, तब तक बेटियों का बचना, जहाँ तक मेरी समझ है, उसमें मुश्किल दिखाई देने लगा है। क्योंकि कानून सख्त हो गए, फांसी की सज़ा होने लगी, सब कुछ होने लगा, लेकिन उसके बाद में भी अगर, और ट्रायल भी बहुत जल्दी होने लगे, फास्ट ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी बेटियों के प्रति जो नफ़रत का भाव है वो कम नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो बहन हमारे साथ बैठी हैं, उनके जैसे लोग हैं, हम सबको एकजुट होकर के उठकर खड़ा होना पड़ेगा और समाज में परिवर्तन की लहर लानी पड़ेगी, तब हम बेटियों को बचा पाएंगे। बिल्कुल, समाज को सामने आना होगा और परिवर्तन की लहर लाना होगी, तभी बेटियों को बचा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या महिला ही महिला की दुश्मन है क्या? क्योंकि जो शुरुआत होती है कलह की घर में, जो बेटियों को एक बेटी के जन्म के ऊपर प्रताड़ित करने की जो शुरुआत होती है, जो ताने मारने की शुरुआत से लेकर के और आगे फिर जाती है, आगे जाता दूर तक जाती है, तो उसमें सास की भूमिका हर जगह जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। ये हमने देखा है और थानों में भी और दूसरी जगह भी जहाँ भी ये रिपोर्ट दर्ज हो जाती है वहाँ पर ये चीज़ सामने आती है। तो इस मामले में भावना जी आप क्या कहेंगी? देखिए, जब हम समाज की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे है कि उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, महिला हो या पुरुष हो। और अभी मुझे यहाँ देखकर ये सबसे अच्छा लग रहा है, दोनों नेत्रियां अक्रॉस पार्टी लाइन जाकर
महिलाओं के मुद्दे पर एक है, और शायद यहीं से समाज की संरचना होती है यहाँ पर। और इतने सालों तक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित हुआ है, या 5000 साल पुरानी हम संस्कृति की बात करते हैं, तो मातृत्व का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे इवोल्यूशन को देखते हैं तो किस तरह से पुरुष प्रधान समाज होता गया, और अल्टीमेटली निर्णय पुरुषों के ही हाथ में होते हैं, और उसके बाद में उसका जरिया भले महिलाएं बन जाए, और अशिक्षित रही है महिला तो उसके पीछे भी कारण यही रहा है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि आज भी महिलाओं के लिए ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, कि जो उनको दायरा सीमित कर देते हैं। अगर आप बात करें पढ़ाना लिखाना, टीचिंग, शिक्षिका की, तो कहा जाता है कि महिला ही करेंगी। महिला के लिए आज भी हम राजनीति के रूप में उसका बड़ा रोल स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो क्या कारण है? एक महिला इस तरह का रोल स्वीकार नहीं कर पाई है, ये पुरुष प्रधान समाज नहीं कर पाया है। तो ये जो मानसिकता की जड़ है वो पुरुष के द्वारा है। और आज अगर कहीं पे भी ताने कसे जाते हैं मतलब समाज आपका में, ये या हम कहना कहें कि है महिला महिला की कि दुश्मन महिला इसी हद तक की भावना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कहा था कि महिला ही महिला की दुश्मन है, कहीं ऐसा तो नहीं है। उसके उत्तर में आपने ये कहा है कि ऐसा नहीं है, महिला महिला की दुश्मन नहीं है, पुरुष ही महिला का दुश्मन बनता है, और कहीं ना कहीं झगड़े की शुरुआत पुरुष के द्वारा की जाती है। मैं सरिता जी के पास आना चाहता हूँ। सरिता जी, इस मामले में आप क्या विचार रखती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? कुछ हद तक तो भावना ठीक कह रही हैं कि पुरुषों के द्वारा कोई घटनाक्रम या परिवार में कोई झगड़ा या ऐसी बातें शुरू होती, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सारे पुरुष समुदाय इसमें दोषी नहीं है, ना सारा महिला समुदाय। दरअसल क्या होता है, आमदनी के ज़रिए कम है, घरों के खर्चे ज़्यादा हैं, और उसके कारण पुरुष जब घर में आते हैं और वो अपनी पत्नी या अपनी बहन या माँ से ये बात कहते हैं कि थोड़े में आपको खर्चा चलाना पड़ेगा, और देखो फिर बेटी भी है उसके लिए भी कुछ थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। झगड़े की शुरुआत इस जो उनके कमाई के साधन है उसको लेकर के, मैंने कई परिवारों में देखा, उसको लेकर के शुरू होती है। इसमें सामंजस्य बिठाने का काम महिला और पुरुष दोनों का होता है। अगर समाज में, यदि परिवार में सामंजस्य रहे तो किसी प्रकार का झगड़ा कभी जन्म नहीं ले सकता है। शंका की भावनाएं महिलाओं में ज़्यादा होती हैं, और महिलाएं अपने आप में परिस्थिति को लेकर के शंकित हमेशा रहती हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगी कि हमको समाज में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको उठ कर के खड़ा होना पड़ेगा। हम अकेले पुरुष समुदाय से अपेक्षा करें, संभव नहीं है। इसके लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। हमको अपनी समाज की जो रचना है उसके भीतर रहते हुए हमको बेटियों के प्रति मोह उत्पन्न करना पड़ेगा परिवार के अंदर। आज हम देख रहे हैं कि बेटियों ने ओलंपिक गेम में कितनी सफलताएं प्राप्त की हैं। ओलंपिक गेम में, हॉकी में, भारोत्तोलन में, और आपका बैडमिंटन में, तो ये बेटियां ही तो हैं जिनको जन्म लेने से उनकी माओं को प्रताड़ित किया होता। मैं कानून जी आपको यहाँ रोकूंगी एक बात के लिए जी। जो बेटियां कुछ हासिल कर पा रही हैं, तो देखिए आप समाज में शक्ति की पूजा होती है। देवी के हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो शक्ति संपन्न है। शक्ति की पूजा होती है, बेटी अथवा महिला की पूजा नहीं होती। जो महिला कमजोर होगी उसको प्रताड़ित किया जाता है, जो महिला शक्ति संपन्न होती है उसकी पूजा की जाती है, उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, और उसके बारे में बड़े बधाई गीत गाए जाते हैं। तो इसलिए ये मान के चलिए, मेरा इशारा इसी तरफ है कि हमको खुद शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा और हमको ताकतवर बनना पड़ेगा, तब हम महिलाओं को जीत दिला पाएंगे, बच्चियों को जीत दिला पाएंगे। बिल्कुल। भावना जी क्या कहना चाहती हैं आप? जल्दी, समय की कमी है। यहाँ मैं यही कहना चाह रही थी, आपने जैसे खेल की बात की, तो पीवी सिंधु की अगर हम बात करते हैं जी, तो उनका आप इंटरव्यू देखेंगे, या गोपीचंद पुलेला जो उनके कोच रहे हैं, उन्होंने बताया था सिंधु का एक ही वीक पॉइंट था, और वो था कि वो शाउट कम करती थी, और शाउट कम करने के पीछे उनकी एक भारतीय महिला की छवि थी। हमारे आज भी महिला को तेज आवाज में बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, संस्कारों के खिलाफ माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि उस छवि को तोड़ने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि शाउट से उनके जो शॉट लगाती है उस पर पावर आता है,
और वो चिल्ला नहीं सकती थी, वो मतलब उसमें उनको बहुत मुश्किल होती थी। तो यहाँ से जी ये बात आती है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी एक महिला को उस शक्ति का, या कहे कि उस संस्कार से थोड़ा अलग हट के खड़ा करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये अंजू जी, कहेंगे, अंजू जी मैं जैसे कि आपकी पिछली बार कहा, आखिरी पुरुष ही प्रतिक्रिया जिम्मेदारी ये नहीं कहूंगी अंजू जी कि आपकी लेना ये जो चाहती हमारी सामाजिक हूँ, लेना संरचना चाहता हूँ है। मैं। भावना जी ने जो समय कमी है। जी 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 भावना जी ने जो बात कही है मैं उससे भी सहमत हूँ। मैडम देशपांडे की बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये वास्तव में किसी पार्टी लाइन की बात नहीं है, ये समाज के उस वर्ग विशेष की बात है जो सारे कुछ आधार स्तंभ के रूप में समाज के लिए है। और शाउट करने वाली बात पे मैं जरूर ये बात कहूंगी कि मानव अधिकार आयोग भी इस बात को कहता था और कहते हैं कि यदि हम अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक नहीं हैं, हम अपने अधिकारों को स्वयं नहीं मांग सकते, तो दूसरा व्यक्ति हमें कैसे जागरूक करेगा। हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी और लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, इसमें कोई दो मत। लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ को बुलंद करना होगा। महिलाओं को भी अगर चुपचाप बैठी रहेंगी तो वो सब कुछ हासिल नहीं हो पाएगा जो हासिल होना चाहिए। आज की बहस को हम यहीं विराम देते हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं और साधना न्यूज़ के साथ हमारे दर्शक बने रहें और पब्लिक एजेंडा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।